हेलो एस्पिरेंट्स, 7 अगस्त के न्यूज़ टुडे के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ आप सभी के साथ चर्चा करूंगा कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो क्या रहीं और किस तरीके से हम उसका एग्जाम के लिए उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका को खतरा उत्पन्न हुआ है, इसको हम समझेंगे। साथ ही को लैंडिंग पर आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देश आए हैं, उसमें क्या संशोधन हुआ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ऐतिहासिक समुद्री विधेयक पारित हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा से एक एक विधेयक पारित हुआ है, उसके क्या प्रावधान है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हमला हुआ था, उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम जानेंगे। भारत की क्या स्थिति है उसको हम समझेंगे। आकाशीय बिजली का खतरा एक प्रकार की आपदा है, इसको हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसे होती है और भारत में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो सूडान में शरणार्थी शिविर चर्चा में रहे हैं, वो हम जानेंगे। एनवायरमेंटल डीएनए ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। ओपन वेट रीजनिंग मॉडल्स आए हैं, एआई से संबंधित न्यूज़ है। एआई से संबंधित एक और न्यूज़ है भारत जेन एआई, इनको हम जानेंगे। साथ ही सुर्खियों में रहा स्थल हमारा है फ्रांस, उसको हम समझेंगे कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की जो पहली खबर है उस पर चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि आसियान जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका उसको निभानी चाहिए, उसको एक खतरा उत्पन्न हुआ है। इस पर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, उसने कहा है कि महाशक्तियों के बीच जो प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है ना, जो लगातार उनके बीच में संघर्ष हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, उससे आसियान की केंद्रीय भूमिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरा उत्पन्न हुआ है। प्रतिद्वंदिता के साथ साथ में टैरिफ युद्ध भी देखने को मिलता है। जैसा कि अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं लगातार, तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो एक तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है देशों के बीच। इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग देशों के बीच गुट बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग देशों के बीच गुट बने हैं। आसियान के देश कुछ चीन के साथ हैं, कुछ यूएसए के साथ हैं। तो इससे गुट बनने से यहाँ पर ध्रुवीकरण का खतरा भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये हमारा टॉपिक जो है वो चर्चा में है और ये हमारे GS2 के द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, इस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारी न्यूज़ है। तो GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से, ये IR के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि आप लोग आसियान कंट्रीज़ तो बार बार बोलते हैं, आसियान को बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको आसियान की फुल फॉर्म पता है? उसको कमेंट में बताइए ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें इसके देशों की, सदस्य देशों की, तो आसियान कंट्रीज़ में लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार, ये कुल 10 देश शामिल हैं ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो आसियान कंट्रीज से यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो ये हमारी आसियान कंट्रीज हो गई। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि आसियान की जो हम बात कर रहे हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका में क्यों रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये हमारा आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आसियान कंट्रीज के एक तरफ इंडियन ओशियन है पूर्व में और पश्चिम में यहाँ पर प्रशांत महासागर है। और विश्व में जितना भी ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों के पास से यहाँ से होकर के गुजरता है। चाहे वो यहाँ पर ऑयल जो हमारा कच्चा तेल है उसका व्यापार हम देख लें, चाहे चीन से लेकर के अफ्रीका के व्यापार को देख लें हम, चाहे चीन से या फिर एशियन कंट्रीज़ हैं उससे हम यूरोप तक व्यापार देखें या फिर हम अमेरिका तक व्यापार देखें, तो बहुत बड़ा व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस क्षेत्र से होता है। और इस वजह से लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र चर्चा में रहता है और भारत को लेकर के, भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर के शांग्रीला डायलॉग में स्पष्ट रणनीति है कि भारत ओपन, फ्री एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक क्षेत्र की वकालत करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं, देखो जैसा यहाँ पे बताया गया है कि आसियान कंट्रीज को विकसित होती हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संरचना का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि वो इसका स्वाभाविक नेतृत्व करता है, क्योंकि यहाँ से लगातार ये जो क्षेत्र है एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ से ही पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों से ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्यों हिंद प्रशांत क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका उत्पन्न हुई, वो क्यों उत्पन्न हुई वो हम जानते हैं कि जब सोवियत संघ विघटित हुआ, सोवियत संघ के विघटित होने के बाद जो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ की तरफ और एक यूएसए की तरफ, उसके बाद अब क्योंकि
सोवियत संघ विघटित हो गया तो यूएसए की भूमिका लगातार बढ़ती रही, एक ध्रुवीयता वहां पर आ गई। तो उसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैनिक हैं वो पहले सोवियत संघ के साथ जब शीत युद्ध चल रहा था तो उनकी उपस्थिति लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहती थी। तब उनकी अनुपस्थिति होने से अब वहां पर एक लीडर की जरूरत थी। तो आसियान, आप जानते हैं कि 1990 के दशक में ही आसियान का बहुत तेजी से विकास हुआ था। इनको उस समय टाइगर इकोनॉमी भी कहा जा रहा था। साथ ही जापान के पुनः सैनिकरण की संभावना लगातार बढ़ रही है। आप जैसा जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान ने, जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था जापान पर, तो जापान ने यह निर्णय लिया था कि अब हम सेना नहीं रखेंगे। उन्होंने अपनी सेना को हटा दिया था। लेकिन अब दोबारा से पुनः सैनिकरण की संभावनाएं जापान के साथ बढ़ रही हैं। तो इसलिए भी अब आसियान क्षेत्र में किसी एक की नेतृत्व की आवश्यकता है। साथ ही चीन का उदय लगातार यहां पर हो रहा है। 1990 के दशक के बाद से ही चीन ने बहुत ही तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है और चीन की जो नीतियां रही हैं वो कभी भी समग्र रूप से सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं रही हैं, जैसा कि भारत की नीतियां हैं। तो चीन लगातार अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्रीय हितों की मतलब चुनौती उत्पन्न करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ लगातार उसका विवाद चल रहा है ना। तो इस तरीके से चीन लगातार उसका उदय हो रहा है। इससे भी अब किसी आसियान की जो भूमिका है उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि 2018 में जो शांग्रीला संवाद था उसमें भारत ने स्पष्ट किया है कि हम ओपन, फ्री एंड रेजिलिएंट हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है। शांग्रीला संवाद अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि ये सिंगापुर में हुआ है ना। सिंगापुर में ये आयोजित होता है और एक तरीके का ये मिलिट्री डायलॉग है। डिफेंस मिनिस्टर, हमारी सेना के चीफ वगैरह यहाँ पर हर साल जाते हैं। और शांग्रीला जो नाम आया है ये सिंगापुर का एक होटल है, उससे ये नाम आया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने जान लिया कि केंद्रीय भूमिका में क्यों होना चाहिए आसियान को। अब हम जानते हैं कि आसियान की केंद्रीय भूमिका को खतरा क्या है। सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं कि यूएसए और चीन के बीच में लगातार शीत युद्ध चल रहा है। पिछले 5-7 सालों से जो यूएसए और चीन के बीच में सहयोग की बजाय एक दूसरे पर आर्थिक संरक्षणवाद की नीतियां अपनाई जा रही हैं। वो अपने अलग अलग गुट बना रहे हैं। चीन और यूएसए सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से शीत युद्ध के समय जो द्वितीय विश्व युद्ध और 1990 के दशक तक यूएसए और रूस के बीच में रहा, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यूएसए और चीन के बीच में शीत युद्ध लगातार चल रहा है। दोनों देशों की नीतियां ऐसी रहती हैं कि वो एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो कमजोर हो रही है। जो अलग अलग आसियान के संदर्भ में जो अलग अलग समूह बने हुए हैं या ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी संरचना कमजोर हुई है। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, यानी ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट क्या है? इसके अंतर्गत 10 जो आसियान के देश हैं वो आसियान प्लस 6 इसे बोला जाता है। 6 में कौन कौन से हैं? साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड, है ना, क्योंकि ये इनके हित भी हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये ईस्ट एशिया समिट के ये भाग हैं और इसकी जो भूमिका है वो लगातार कम हो रही है। लगातार यहाँ पर सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, इन देशों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है आसियान को लेकर के, तो इस वजह से ये लगातार कमजोर हुआ है। साथ ही आसियान रीजनल फोरम जो है, जो एक प्रकार का रक्षा संवाद की बात के लिए स्थापित किया गया था ना, इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए, रक्षा संवाद के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन इस पर भी लगातार इसके भी सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर हो रही है। तो अब आवश्यकता है कि जो आसियान की जो केंद्रीय भूमिका है उसको यहाँ पर खतरा उत्पन्न इससे हो सकता है। साथ ही अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ी मात्रा में यहाँ पर होता है। तो उस पर भी, क्योंकि अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है, चीन पर लगाया है, आसियान कंट्रीज पर लगाया है, भारत पर लगाया है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो आसियान की स्थिति है वो इस क्षेत्र में कमजोर हो रही है। तो अब इस कमजोर होती हुई स्थिति को लेकर के अब क्या रणनीतियां होनी चाहिए, है ना, कैसे इसका समाधान होना चाहिए। तो सबसे पहले आसियान को अपने आप को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना होगा। इसका क्या मतलब है कि आसियान के जो देश हैं उनके बीच में ही आपस में सामंजस्य नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि म्यांमार है, तो म्यांमार में अभी मिलिट्री शासन वहाँ पर लागू है ना। 2007 में सात में वहाँ पर 7 से ही वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति है।
तो एक तरीके से वहाँ पर स्थिरता नहीं है, म्यांमार में स्थिरता नहीं है। इसी के साथ में पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी सीमा विवाद चल रहा है। तो इस तरीके से जो आसियान देश हैं वो ही आपस में बटे हुए हैं, और जब तक वो साथ में नहीं आएंगे, जब तक आसियान आंतरिक रूप से सशक्त नहीं होगा, तब तक आसियान की स्थिति कमजोरी होगी, है ना। जैसा आप जानते हैं कि संगठन में ही शक्ति है। जब एक तरीके से आसियान जो एक परिवार की तरह है, अगर उस परिवार में ही आंतरिक कलह होगा, आंतरिक विवाद होगा, आंतरिक मतभेद होंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, उसको क्यों कोई देश सीरियसली लेगा। ठीक है। साथ ही अगर हम देखें कि तो इसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जो इनके बीच के जो डिस्प्यूट हैं, चाहे वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का सीमा विवाद हो, उसको जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। चाहे म्यांमार की जो स्थिति है वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली वहाँ पर होनी चाहिए, तो इसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जो समान सोच वाले साझेदार देश और संगठन है, उनके साथ सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए, है ना। जिस तरीके से आसियान एक समूह है, कई देशों का एक समूह है, उसी तरीके से यूरोपीय यूनियन भी एक समूह है। तो यूरोपीय यूनियन के साथ में इनको समान सोच रखने वाला एक समूह है, तो उसके साथ इनको व्यापार बढ़ाना चाहिए। उसी तरीके से जीसीसी है ना, गल्फ काउंसिल है, तो वहाँ पर भी वो भी व्यापार लगातार करना चाहते हैं। वो देश भी लगातार तेजी से, उनकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है, तो वो भी, उनके साथ भी आसियान को अपनी भूमिका और या सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना, कि अभी तक जो आरसीईपी के साथ में भारत का जो फ्री ट्रेड, जो आसियान के साथ में भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो अभी तक फुल फ्लेज तरीके से लागू नहीं हो पाया। उसमें भी बहुत सी कमियां हैं, और व्यापार को और बेहतर करने के लिए, भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी आसियान को यहाँ पर आगे आना चाहिए। ठीक है। साथ ही जो मौजूदा समझौते हैं उनकी समीक्षा करनी चाहिए। चाहे हमने पहले बात की ईस्ट एशिया समिट की, उसकी भूमिका को बढ़ाना चाहिए, उसकी समिट लगातार होनी चाहिए। उसी तरीके से आसियान रीजनल फोरम है, वहाँ पर जो रक्षा संवाद है उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये आरसीईपी है। तो आरसीईपी क्या है? आरसीईपी को अगर हम देखें तो आरसीईपी में आसियान +6 देश ही हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं है, है ना। तो ये आसियान +5 हो जाएगा। तो आरसीईपी में भारत को बढ़ावा देना चाहिए। ये आरसीईपी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, एफटीए है ये। ये लगभग इन 10 और 5-15 देशों के बीच में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर भी भारत को अब बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही आरसीईपी में जो प्रावधान किए गए हैं, जो समझौते किए गए हैं आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उनको दोबारा से उनकी समीक्षा करनी चाहिए, ताकि व्यापार को और बढ़ावा दिया जा सके। जिससे कि जो अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है इन देशों के ऊपर, उसका प्रभाव यहाँ पर कम हो और आंतरिक व्यापार को यहाँ पर बढ़ावा मिले। साथ ही ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, जो सीपीटीपीपी है, जो ट्रांस पैसिफिक जो देश हैं उनके बीच जो ये समझौता है, इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। ये भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसमें ये देश शामिल हैं, है ना। टोटल 12 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसका नया सदस्य है, ये हाल ही में जुड़ा है, ये इसका 12वां सदस्य है। इससे पहले ये 11 सदस्य थे। तो अब इसका भी जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या जो ट्रेड एग्रीमेंट है इनका, इसका भी पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। इसके माध्यम से भी जो व्यापार है, इनको आंतरिक व्यापार को बढ़ावा यहाँ पर देना चाहिए, जिससे कि आसियान की स्थिति जो है वो फिर से मजबूत हो पाए। अब ये हमने टॉपिक को समझ लिया है। इस पर बेस्ड हमारा एक 2018 का PYQ है, इसको हम देखते हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान और यूएसए, है ना। इनमें से कौन कौन से आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार हैं, है ना। तो अभी जो मैंने आपको बताया था आसियान +6 कंट्रीज हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा नहीं है आसियान के मुक्त व्यापार समझौते में। साथ ही चीन है, भारत भी है, जापान भी है, और यूएसए नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा 1, 3, 4, 5 ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब इस पर हम एक मेंस का क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि मेंस पर इस पर क्या एक संभावित प्रश्न हमारा बन सकता है। तो मेंस का जो प्रश्न है वो कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में शुरू की गई थी, इसको लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, इस पर अभी तक प्रश्न नहीं आया है, तो आने की संभावना है, जिसका उद्देश्य आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना था।
पिछले एक दशक में इस संबंध के विकास की जांच करें कि क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि आरसीईपी जो है उसमें भारत साझेदार नहीं है, साथ ही भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर के भी काफ़ी समस्याएं हैं, तो क्या विकास हुआ है उसकी जांच करें। साथ ही सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करें, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका आसियान के साथ लगातार बढ़नी चाहिए। तो क्या क्या क्षेत्र उसमें होते हैं उसके बारे में बात करें और उन चुनौतियों को बताएं जो इसकी पूरी क्षमता को साकार करने में बाधा डाल रही हैं, है ना। चाहे वो चीन की भूमिका हो, चाहे आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को, इंडिविजुअल संबंधों को लेकर के हो, चाहे म्यांमार के अंदर जो इस समय रोहिंग्या का मुद्दा हो। तो इस तरीके से भारत के और आसियान के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं वो आपको यहाँ बतानी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका लगभग इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी पहली न्यूज़ हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो हमारी दूसरी न्यूज़ है कि को लैंडिंग को लेकर के आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं उसका संशोधन किया गया है। तो ये क्या दिशा निर्देश हैं? तो यहाँ पर बताया है आरबीआई ने कि जोखिम को साझा करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों को और सख्त किया गया है। ये नियम किन किन के बीच हैं? बैंकों और एनबीएफसीज के बीच में ये को लैंडिंग की बात यहाँ पर हो रही है। और ये इस 3 अधिनियमों के अंतर्गत आरबीआई ने ये संशोधन किया है ना। जैसा आप सभी जानते हैं कि आरबीआई के कार्यों के अंतर्गत जो अलग अलग अधिनियमों के अंतर्गत आरबीआई को अलग अलग कार्य दिए गए हैं, चाहे वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 हो, चाहे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 हो, चाहे राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 हो। तो अलग अलग अधिनियमों में आरबीआई को अलग अलग कार्य दिए गए हैं। तो इन्हीं को आधार बना करके आरबीआई ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम जो GS3 अगर मेंस की बात करें तो GS3 का जो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित जो विषय हैं उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में इस पर प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम है, लेकिन अगर एनबीएफसी पर प्रश्न पूछा जाता है समग्र तौर पे तो वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि को लैंडिंग क्या होती है। को लैंडिंग जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं कि दो पक्षों के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में जब उधार दिया जाता है ना, साथ में मिलकर के जब उधार दिया जाता है, को मतलब सहयोग और लैंडिंग मतलब उधार देना। जब साथ में मिलकर के 2 पक्ष उधार देते हैं, 2 या 2 से अधिक पक्ष उधार देते हैं तो उसको को लैंडिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो जो विनियमित संस्थाएं हैं, विनियमित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, है ना। अभी जो बताया हमने बैंक प्लस एनबीएफसीज, जो 2 विनियमित संस्थाएं हैं आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि वो वर्तमान में जो विनियामक या रेगुलेशंस जो हैं उनका वो पालन करती हों। तो ये हमारी को लैंडिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारी को लैंडिंग की बात हो गई। अब हम जानते हैं कि आरबीआई ने क्या प्रावधान यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो दिशा निर्देश क्या क्या है? सबसे पहले कि यहाँ पर न्यूनतम हिस्से की बात यहाँ पर की गई है कि जो ऋण है, ऋण जो दिया जाएगा उसका न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास वहां रखना होगा। कि जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज जब साथ में बैंक के साथ में मिलकर के ऋण देंगी, तो मान लीजिए अगर वो 100 रुपए का ऋण देती हैं ना, 100 रुपए का ऋण वो बैंक से लेकर के देती, तो उसका 10 रुपए कम से कम उन्हें अपने पास रखने होंगे, बाकी 90 रुपए का वो ऋण दे सकती हैं। इससे कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जोखिम यहां पर कम होगा। साथ ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जो ऋण का दर्जा दिया जाता है ना, जो पीएसएल सेक्टर है उसको जो ऋण दिया जाता है, तो जो ऋणदाता है ना, ऋणदाता कौन होगा? जो बैंक यहां पर ऋण दे रहा है एनबीएफसीज को, वो यहां पर पीएसएल दर्जे का दावा यहां कर सकता है। यानी कि जो एनबीएफसीज ऋण दे रही हैं, अगर वो पीएसएल सेक्टर में अगर ऋण दे रही हैं, तो जो बैंक है, जो बैंक की रेगुलेशंस है कि बैंक को अपने ऋण का, कुल ऋण का लगभग 40% हिस्सा पीएसएल सेक्टर को देना चाहिए, तो उसके अंतर्गत ये दावा वो बैंक वो कर सकता है। अब पीएसएल सेक्टर क्या होता है? पीएसएल सेक्टर जो है उसके अंतर्गत ये अलग अलग श्रेणियां हैं। इसमें कृषि आती है, आपका एमएसएमई सेक्टर आता है, निर्यात ऋण आता है, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा ये प्रमुख श्रेणियां यहाँ पर पीएसएल सेक्टर की हैं। तो इनके तहत में ऋण देने के लिए कुल 40% का प्रावधान यहाँ पर आरबीआई द्वारा किया गया है कि जो बैंक है वो अपने कुल ऋण का 40% हिस्सा पीएसएल सेक्टर में देंगे, ठीक है। अब अगला क्या है कि एक समान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली को यहाँ पर अपनाया जाएगा। यानी कि अगर ऋणदाता
एक ऋणदाता अगर किसी ऋण को एनपीए घोषित कर देता है ना, एनपीए घोषित कर देता है, तो अन्य सभी ऋणदाताएं जो हैं उनको भी उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होगा। मान लीजिए ए एनबीएफसी है और बी प्लस सी ये बैंक है, इन बैंकों ने मिलकर के इन्हें ऋण दिया और ए से किसी एक्स व्यक्ति ने ऋण लिया और जो एक्स का ऋण है वो एनपीए हो गया। तो एनबीएफसी जो ए है इसने अगर इसको एनपीए घोषित किया है तो बी प्लस सी द्वारा जो ऋण दिया गया है यहाँ पर उतने हिस्से को यहाँ पर इसे भी एनपीए यहाँ पर घोषित करना होगा। तो यहाँ पर ये एक समान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली को अब अपनाना होगा। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि जो मिश्रित ब्याज दर है वो यहाँ पर लागू होगी उनके बीच आपस में, यानी कि जो उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर है वो सभी विनियमित संस्थाओं की आंतरिक ब्याज दरों के भारित औसत के आधार पर तय की जाएगी जो उसके वित्त पोषण योगदान के अनुपात में होगी। हाँ, चलिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आपको सी सेट के लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए कि जो उधारकर्ता है उसने 100 रुपये का ऋण लिया, ठीक है, 100 रुपये का ऋण दिया है यहाँ पर जो ए हमारी एनबीएफसी है उसने दिया है और यहाँ पर बी प्लस सी ने मिलकर के ये ऋण दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बी प्लस सी और ए इन तीनों की जो मिश्रित ब्याज दर है ना, और साथ ही यहाँ पर हो सकता है ये 100 रुपये जो दिया गया है इसमें से 60 रुपये बी ने दिए हों, सी ने दिए हों 40 रुपये, ठीक है। अगर तो यहाँ पर भी इनका अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये 60 रुपये दे रहा है टोटल 10% के हिसाब से और ये 40 रुपये दे रहा है यहाँ पर 8% के हिसाब से, तो जो ये पूरी गणना है कि अलग अलग ब्याज दरें जो इनकी रहेंगी वो नहीं देखी जाएंगी, उनका जो अनुपात है मिश्रित ब्याज दर का वो यहाँ पर देखा जाएगा, उसकी यहाँ पर गणना इनको अब करनी होगी। तो इस तरीके से अब नियमों को बहुत ही कठोर कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोलैंडिंग है उसका महत्व क्या है, ये कोलैंडिंग क्यों जरूरी है, कोलैंडिंग तो हम कर रहे हैं, कोलैंडिंग का महत्व क्या है उसकी बात करते हैं। तो बैंकों के लिए इसका क्या महत्व है कि जो एनबीएफसीज हैं वो क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में भी कार्य कर रही होती हैं और जहाँ तक बैंकों की पहुँच नहीं होती है, तो एनबीएफसीज की कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ पर बैंकों के लिए बेहतर पहुँच हो जाएगी। साथ ही पीएसएल लक्ष्यों के साथ बेहतर अनुपालन हो पाएगा। जैसा अभी मैंने बताया कि अगर जो एनबीएफसीज हैं वो पीएसएल क्षेत्र के अंतर्गत अगर ऋण दे रही हैं तो जो बैंक हैं वो अपना पीएसएल का दावा यहाँ पर कर सकते हैं, तो बैंकों को ये लाभ हो जाएगा। अगर एनबीएफसीज के लाभ की बात करें तो जो ऋण है, ऋण जोखिम यहाँ पर कम हो गया क्योंकि जो बैंक हैं बैंकों के साथ मिलकर के एनबीएफसीज ऋण दे रहे हैं तो यहाँ पर साझा ऋण जोखिम हो जाएगा, इसलिए एनबीएफसीज के लिए फायदा हो क्योंकि एनबीएफसीज के पास में जो कैपिटल अमाउंट है वो यहाँ पर कम रहता है। तो अगर कैपिटल अमाउंट कम रहेगा तो उनके पास जोखिम उनका ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर बैंक उनके साथ आ जाएंगे तो उनका जो ऋण जोखिम है वो कम हो जाएगा। साथ ही किफ़ायती पूंजी तक बेहतर पहुंच हो जाएगी। इनके पास कैपिटल एनबीएफसी के पास पहले ही कम रहता है, अगर बैंक जो देंगे इन्हें, बैंक इन्हें कम ब्याज पर ऋण देंगे, कम ब्याज पर ऋण देंगे, उसके बाद ये एनबीएफसी आम लोगों को ऋण देंगे तो जो इन्हें किफ़ायती पूंजी तक इनकी पहुँच हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एनबीएफसी के लिए फ़ायदा हो गया। अब अगर उपभोक्ताओं के फायदे की बात करें तो सबसे पहले क्योंकि अगर एनबीएफसी भी ऋण देंगी, बैंक भी ऋण देंगे तो प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें यहाँ पर उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिससे कि उन्हें सस्ते ऋण तक उनकी पहुँच यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ में अगर हम देखें कि जो बैंक है, बैंक के रेगुलेशंस या बैंक के नियम ऋण देने के संदर्भ में ज़्यादा कठोर होते हैं। जैसा आप देखते होंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते होंगे जिसमें कि आपको 5 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है, तो वो किसी बैंक का नहीं आता है, वो एनबीएफसीज का आता है, क्योंकि एनबीएफसीज के ऋण देने के जो मानक होते हैं, उनके जो नियम होते हैं वो अपेक्षाकृत सरल होते हैं और वो अगर किसी सेक्टर में ऋण दे रहे हैं, जैसे कि अगर वो आप अगर कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो वो आपको आसानी से ऋण दे देंगे। हो सकता है कि वहाँ पर ब्याज दर आपको बैंकों की अपेक्षा आपको कम भी मिल सकती है वहाँ पे, इसलिए हमने कहा ना कि प्रतिस्पर्धी ऋण तक यहाँ पर पहुँच हो सकती है, सस्ते ऋण तक यहाँ पर पहुँच हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एनबीएफसीज की जो अनुकूल लचीली ऋण संरचनाएं हैं वो यहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि कोलैंडिंग का क्या महत्व है। अब हमने जान लिया कि पूरा कोलैंडिंग को लेकर के क्या समस्याएं थी और क्या उसका मुद्दा था, और अब हम जानते हैं कि हमारी थर्ड न्यूज़ क्या है। अगर हम थर्ड न्यूज़ की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा ने
समुद्री विधेयक पारित किए, समुद्र से संबंधित कुछ विधेयक पारित हुए हैं। क्या क्या है वो देखते हैं कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित 2 महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक पारित हुए हैं। पहला विधेयक है जो कि लोकसभा से पारित हुआ है, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, और राज्यसभा से जो पारित हुआ है वो कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 है ना। पहला लोकसभा से पारित हुआ है और ये राज्यसभा से पारित हुआ है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारे GS3 में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे है ना, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। अभी क्योंकि ये विधेयक है तो एग्जाम में इनके पूछने की संभावनाएं कम है। अगर ये पारित होकर के अधिनियम बन जाते हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इन विधेयकों का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जो मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 है, इसका उद्देश्य है कि जो समुद्री कानून है, भारत के जो समुद्री कानून है, उनको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उनके अनुरूप उन्हें बनाया जाए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों की अगर हम बात करें तो मार्पोल, अगर आप 2-3 दिन पहले की न्यूज़ अगर आपने देखी हो तो मार्पोल उसमें भी चर्चा में था। तो ये एक प्रकार से समुद्री प्रदूषण को लेकर के एक संधि है ना, समुद्री प्रदूषण को लेकर के एक संधि है। तो मार्पोल समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए जो वेसल्स होते हैं है ना, शिपिंग वेसल्स होते हैं, जो बड़े जहाज होते हैं, उनके द्वारा जो समुद्री प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए ये एक संधि है। साथ ही रैक रिमूवल कन्वेंशन है ना, ये जो नैरोबी है, नैरोबी जो एक शहर है केन्या का, केन्या की राजधानी नैरोबी में रैक रिमूवल कन्वेंशन 2007 में ये हुई थी। और ये बात करता है कि जो आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं है ना, जैसे यहाँ पर जो ये बड़े बड़े जहाज होते हैं, इनके ऊपर जो ये रैक लगे हुए होते हैं, जो ये डब्बे हैं, इनमें जो आता है कार्गो आता है इसमें, तो इनको सेफली हटाया जाए। आपने अगर वीडियोस वगैरह भी देखी हो तो कई वीडियोस होती है जिसमें कि इनको उठाते समय ये गिर जाते हैं, तो उसको लेकर के कन्वेंशन है कि इनको सेफली हटाया जाए। इसको लेकर के जो रैक है, रैक से इनको हटाया जाए, इसको लेकर के ये हमारा रैक रिमूवल कन्वेंशन है 2007 का, नैरोबी का, ये उसके अनुरूप यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। साथ ही कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, यानी कि जो वस्तुओं का व्यापार समुद्र के माध्यम से, उसका विधेयक है। और ये व्यापार को सुगम बनाने के लिए, व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों के उद्देश्यों की बात की। अब हम जानते हैं कि जो ये विधेयक है इनके प्रावधान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, ये 1958 का जो विधेयक है ना, 1958 का जो विधेयक है, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 1958 का अधिनियम है, उसको ये रिप्लेस करेगा। तो उसके क्या क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी जहाज़ों का अनिवार्य पंजीकरण यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले जो था, सभी जहाज़ों का अनिवार्य पंजीकरण यहाँ पर नहीं किया के प्रावधान नहीं थे। जो पहले प्रावधान थे उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि अगर 15 टन से कम का जहाज है ना, 15 टन से कम का जहाज है तो उसका पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर वो मशीन या मोटर द्वारा उसको नहीं चलाया जा रहा है, हाथ के द्वारा उसे चलाया जा रहा है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब उन सबको हटा दिया गया है और कहा गया है कि जितने भी जहाज हैं सभी का पंजीकरण कराना यहाँ पर अनिवार्य होगा। साथ ही जहाज़ों की जो परिभाषा है उसका भी विस्तार किया गया है। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि सिर्फ जो बड़े जहाज हैं है ना, उन्हीं को जहाज़ों की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया था। अब जहाज़ों के अलावा भी जो मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स हैं, नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट हैं, सबमर्सिबल्स हैं है ना, सबमरीन वगैरह हैं, उनको भी इसके अंतर्गत लाया गया है, क्योंकि इनका उपयोग अब लगातार समुद्रों में बढ़ रहा है। अगर हम इन दोनों की बात करें कि मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स या नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट जो है वो क्या होते हैं, इसको मैं आपको एक बार फोटो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये है ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स है ना। ये समुद्री तट से के पास में जो अनुसंधान के लिए चाहे वो ऑयल के निष्कर्षण के लिए हो, तो उसके लिए ये ड्रिलिंग यूनिट्स होती हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है। ये फ्लोटिंग होती हैं ना, ये एक जगह से दूसरी जगह पर तैर करके ये जा सकती हैं। और अगर नॉन डिप्लेसमेंट क्राफ्ट की बात करें
तो ये जो होते हैं, ये जो सामान्य जो जहाज होता है वो बोयंसी के आधार पर काम करता है, यानी कि वो जितना पानी में वो डूबेगा, जहाज जितना पानी में डूबेगा उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा। लेकिन ये पानी को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, इसीलिए आप देखोगे कि इनके पीछे ये फ्लोटिंग होते हैं, जहाज ये पानी में तैर रहे होते हैं, और ये पानी जितना इनका वजन होता है उतना ये डिस्प्लेस नहीं करते हैं। अगर आपने बोयंसी का नियम पढ़ा हो तो वो यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर अपने द्रव्यमान के बराबर के पानी को अगर डिस्प्लेस कर रही है तो वो पानी पर तैर सकती है, ठीक है। तो वो जो सामान्य जहाज है वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन ये उस सिद्धांत पर काम नहीं करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि यूपीएससी कभी आपसे ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकती है। और सबमर्सिबल तो आप जानते हैं कि जो सबमरीन वगैरह होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो इनको भी अब जहाज़ों की परिभाषा में शामिल किया गया है। साथ ही स्वामित्व मानदंड में कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो अभी तक भारतीय नागरिक, भारतीय कानूनों के अनुसार स्थापित कंपनी या निकाय और पंजीकृत सहकारी समितियां ये स्वामित्व मानदंड के अंतर्गत आती थी। अब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं, जो OCIs हैं, वो भी अगर किसी जहाज का स्वामित्व रखते हैं तो वो भी भारत में इसका पंजीकरण करा सकते हैं। ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है। इसी के साथ में राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड, इन दोनों को समान रखा गया। जो 1958 में जो अधिनियम में प्रावधान थे वही यहाँ पर भी रखे गए हैं। राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड जो है वो जो मरीन सेक्टर है ना, जो आपका समुद्री क्षेत्र है, उसमें सरकार को नीति निर्माण में सहायता करता है। और राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड है, वो जो नाविक हैं, नाविकों के कल्याण के लिए ये नीतियाँ बनाता है। इसी के साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का नाम बदल के अब डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है। जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड सिर्फ सरकार की सहायता करता है, लेकिन जो नीतियां हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, जो नियम कानून है उनका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। कि कोई जहाज समुद्र में कचरा तो नहीं कर रहा है, किसी जहाज की वजह से समुद्र में प्रदूषण तो नहीं हो रहे हैं, या जो सरकार के जो नियम है इससे संबंधित वो किस तरीके से लागू होंगे, वो सभी डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन इस ऑफिस के अंतर्गत उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही नाविक समझौतों का विस्तार यहाँ पर किया गया है, जिससे कि नाविकों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें अलग अलग जो हितधारक हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों इनसे संबंधित, चाहे वो इनके मिनिमम वेज की बात हो, न्यूनतम मजदूरी की बात हो, तो इस तरीके के प्रावधान भी यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो नाविक हैं, नाविकों की सामाजिक सुरक्षा वो की जा सके। साथ ही समुद्र में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर के भी नियम यहाँ पर बताए गए हैं, उससे संबंधित प्रावधान भी इसमें किए गए हैं, है ना। और वो हमारा कंप्लाई करेगा मार्पोल जो संधि है उसके तहत ये नियम बनाए गए हैं, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप अपने कानूनों को बना पाएँ। तो ये हमने देख लिया कि मर्चेंट शिपिंग विधेयक जो है वो उसके क्या प्रावधान है। अब हम देखते हैं कि जो अब है कि कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, ये क्या है। ये जो विधेयक है ये 1927 का जो विधेयक है, 1927 का जो अधिनियम है उसको ये रिप्लेस करेगा। और ये हेग्स बिस्बी नियमों 1924 में जो नियम बनाए गए थे उनको अपनाने का इसका उद्देश्य रखा गया है। जो हेग्स बिस्बी नियम है ये क्या है, ये समुद्र में जो माल ढुलाई होती है, समुद्र में जो माल ढुलाई होती है, इसमें जो मालवाहक है ना, मालवाहक, इसके क्या कर्तव्य होंगे, इसके कर्तव्य, और जो मालवाहक के अलावा जो माल का मालिक है ना, मालिक के अधिकार क्या होंगे, इन दोनों के ये प्रावधान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुद्र में माल ढुलाई हो रही है उसमें मालवाहक के क्या कर्तव्य होंगे और जो माल का मालिक है उसके क्या अधिकार होंगे, उससे संबंधित ये नियम है। और 1967 में इनमें संशोधन भी हुआ था, तो उनको कंप्लाई करने के लिए उनके अनुरूप अब इस विधेयक को लाया गया है। इसमें बिल ऑफ लैंडिंग को लेकर के केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि केंद्र सरकार बिल ऑफ लैंडिंग को लेकर के नियम कानून बना सकती है और उसका इंप्लीमेंटेशन कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार जो अधिनियम होते हैं उसमें सभी प्रावधान नहीं दिए जाते हैं, सरकार को या केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया जाता है, कई बार केंद्र सरकार को, कई बार संसद को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वो इसमें इसके लिए नियम बनाए।
ठीक है, तो अब केंद्र सरकार जो है बिल ऑफ लैंडिंग को लेकर के नियम बनाएगी। ठीक है, ये नियम क्या होते हैं, बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है कि जो मालवाहक कंपनी है, जो मालवाहक कंपनी जो माल लेकर के जाएगी, वो ये बताएगी कि माल का प्रकार क्या है, माल की मात्रा क्या है, माल की स्थिति क्या है और गंतव्य की जानकारी कि वो कहां पर जा रहा है। ये बिल ऑफ लैंडिंग के अंतर्गत ये जानकारी देनी होती है ना। जैसे यहां पे बताया गया है कि बिल ऑफ लैंडिंग होता है ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए करियर टू ए शिपर दैट डिटेल्स द टाइप क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स बीइंग कैरिड, यानी कि जो वस्तु ले जाई जा रही है उसका प्रकार क्या है, उसकी मात्रा क्या है और उसका गंतव्य स्थान क्या है कि वो कहां पर जा रहा है। ये सारी जानकारियां बिल ऑफ लैंडिंग में देनी होती है। तो ये प्रश्न आपसे, ये आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, ऐसा प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम्स में। चलिए हमारी आज की जो फोर्थ न्यूज़ उस पर हम आते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले अमेरिका द्वारा किए गए थे उनको अब 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो ये परमाणु हमले हैं ये कब कब हुए थे। ये 6 और 9 अगस्त को 1945 में ये हमले हुए थे और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के द्वारा हमला किया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त को फैटमैन नाम के जो बम थे उनके द्वारा ये हमला किया गया था। और जो वहाँ पर रेडिएशन इससे उत्पन्न हुआ था उसके दुष्प्रभाव लंबे समय तक वहाँ पर देखने को मिले, जैसा कि ये इमेज भी यहाँ पर दिखा रही है कि उसके बाद जो रेडिएशन हुआ उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकलांग व्यक्ति और बहुत ही जो शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से वहाँ पर परिवर्तन हो गए थे, जिसकी वजह से व्यापक दुष्प्रभाव लगातार लंबे समय तक यहाँ पर देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये विश्व ने एक बार ही देखा है और उसमें ही ये समझ में आ गया कि परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हमारी जो न्यूज़ है ये GS1 यानी कि विश्व युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। GS2 के अंतर्गत जो परमाणु हथियारों को लेकर के जो संधियां हुई हैं, उनके रोकथाम के लिए जो संधियां हुई हैं उसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। और GS3 में परमाणु ऊर्जा जो कि एक स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो परमाणु हमला अमेरिका द्वारा किया गया उसके बाद किस तरीके से भू राजनीतिक परिवर्तन विश्व के ऊपर हुआ। तो सबसे पहले तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। 2 सितंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया। ठीक है, साथ ही जो परमाणु हथियार है उसको रखने की होड़ की शुरुआत हो गई। 1949 में सोवियत संघ द्वारा अपना परमाणु हमला किया गया, फ्रांस द्वारा किया गया, ब्रिटेन द्वारा किया गया, चीन द्वारा किया गया। उसके बाद विश्व के अलग अलग देशों, भारत ने भी किया, पाकिस्तान ने किया, इजराइल ने किया। तो एक तरीके से परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ लग गई। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है उस समय का, वो एक तरीके से ऐसे आमने सामने आ जाते थे कि अभी परमाणु हमला एक दूसरे पर वो कर सकते हैं। तो एक देख सकते हैं कि परमाणु हथियारों की होड़ जो है वो लगातार यहाँ पर लग गई। ठीक है, लेकिन एक नया सिद्धांत वहां पर आया कि परस्पर सुनिश्चित विनाश का सिद्धांत, है ना, यानी कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिजास्टर, है ना, मतलब कि दोनों देश ही नष्ट हो जाएंगे। ये सिद्धांत क्या है, एक तरीके का यह प्रिवेंटिव यानी कि निवारक सिद्धांत है, जो ये कहता है कि अगर एक महाशक्ति परमाणु हमला करती है तो उसका जवाब इतना भीषण दिया जाएगा कि दोनों देशों का ही विनाश हो जाएगा, है ना, कि जो अगर एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करता है तो दूसरा देश इस तरीके से पलटवार करेगा कि जो पहला देश है वो भी समाप्त हो जाएगा और दूसरा देश भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परमाणु हथियारों का जो उपयोग होगा उससे उसकी जो जान माल की क्षति होती है वो इतनी व्यापक होगी कि उससे कोई भी देश बच नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये परस्पर सुनिश्चित विनाश का सिद्धांत है। और ये कहीं ना ये ना इस तरह की कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप अपने एग्जाम में जब आप लिखते हैं, जब भी कभी परमाणु हथियार से संबंधित अगर आपको कोई आंसर लिखना हो तो उसमें आप ये कीवर्ड जरूर लिखें। इससे आपके जो आंसर उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ ही असैन्य परमाणु सहयोग की भी स्थापना यहां पर हुई कि परमाणु जो ऊर्जा है उसका असैन्य उपयोग भी किया जा सकता है, नागरिकों के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो उसके लिए 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना की गई, जो कि परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है, साथ ही निशस्त्रीकरण के भी प्रयास यहाँ पर किए गए, है ना। जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन है ये USA के अंतर्गत, USA नहीं UN के द्वारा ये किया गया,
है ना, यूएन के द्वारा किया गया 1977 में। इसको एकमात्र कि भाई यहाँ पर निशस्त्रीकरण की हम पूरी बात करेंगे, उसके लिए निशस्त्रीकरण सम्मेलन यहाँ पर किया गया था कि अब जो अलग अलग देश हैं वो अपने जो परमाणु हथियार हैं उनको वहाँ पर समाप्त कर दें, इसकी बात यहाँ पर की गई थी। तो ये इसके प्रमुख भू राजनीतिक प्रभाव हुए। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इसके बाद में जो परमाणु हथियारों को लेकर के जो संधियां हुई हैं, उनके निषेध के लिए जो संधियां हुई है वो क्या क्या हुई हैं। सबसे पहले आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, है ना, 1963 में ये संधि हुई थी। ये संधि कहती है कि जो परमाणु परीक्षण है वो ना तो वायुमंडल में किया जा सकता है, ना ही बाह्य अंतरिक्ष में किया जा सकता है, और ना ही जल के भीतर किया जा सकता है, कि परमाणु हमला कहीं पर भी उसका जो परीक्षण है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी जो जमीन के अंदर करने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो आपने देखा होगा कि भारत ने भी जो अपना, चाहे वो पोखरण 1 हो 1974 में, चाहे वो 1998 में पोखरण 2 हो, तो वहाँ पर भारत ने जमीन के अंदर वो हमला किया, यानी कि इस संधि का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। साथ ही एनपीटी बहुत ही चर्चित संधि रही है, परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1970 में। ये कहती है कि परमाणु हथियारों और परमाणु तकनीकों के प्रसार पर रोक लगाई जाए, है ना, ये इसका उद्देश्य है। तो जैसा आप जानते हैं कि भारत ने एनपीटी पर कभी साइन नहीं किए, क्योंकि भारत का ये मानना है कि अगर परमाणु हथियारों को समाप्त करना है तो सभी के लिए समाप्त किया जाए। यहाँ पर ये कहा गया कि 1963 तक जो परीक्षण हो चुके हैं या तब तक जो हथियार बन चुके हैं वो लागू रहेंगे, वो कार्य में रहेंगे, उसके बाद कोई परीक्षण नहीं कर सकता है। तो जिन देशों ने परमाणु परीक्षण 1963 से पहले कर लिया उनके पास तो परमाणु हथियार हैं, लेकिन जिन देशों ने नहीं किया उनके पास नहीं है। तो वो जो जिनके पास वो परमाणु हथियार हैं वो उन देशों को डरा धमका सकते हैं। तो इस वजह से भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। साथ ही सीटीबीटी जो संधि है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 की संधि है, ये कहती है कि सैन्य या असैन्य उद्देश्यों से किसी भी प्रकार से परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इसमें क्या किया गया था कि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर जो परमाणु परीक्षण है उस पर रोक लगाई गई थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का, चाहे वो सैन्य हो चाहे असैन्य उद्देश्य हो, परमाणु हथियारों का परीक्षण वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। इसकी बात ये सीटीबीटी संधि करती है। साथ ही जो निशस्त्रीकरण मामलों का जो सम्मेलन जो मैंने अभी आपको बताया था, वो संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय ये क्या करता है कि सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। और ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, जो देश ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और अगर अन्य पहले की बात करें तो पैक्ट फॉर फ्यूचर है। पैक्ट फॉर फ्यूचर है, ये 2023 में आया था, जो हमारे एसडीजी लक्ष्यों की बात करता है। एसडीजी जो लक्ष्य हैं वो वैश्विक शांति की बात करते हैं, वैश्विक समृद्धि की बात करते हैं। तो पैक्ट फॉर फ्यूचर है। साथ ही परमाणु हथियार निषेध संधि है, ये इस पर काम कर रही है, यूएन के द्वारा ये संधि लाई जा रही है। तो अगर ये संधि लागू होती है तो सभी देशों को अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करना होगा, लेकिन अभी इस पर सफलता नहीं मिली है। ठीक है, तो ये प्रमुख संधियां हो गई। अब अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत क्या कहता है। भारत के ने 1974 में और 1998 में अपने परमाणु हथियारों का विस्फोट और परीक्षण उन्होंने कर लिया। भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वो 2003 में दिया गया, और वहां पर 8 सूत्रीय परमाणु सिद्धांत यहां पर दिया गया है, जिसमें नो फर्स्ट यूज की नीति पर बल दिया गया है ना। कहा गया है कि हम कभी भी पहले से इसका जो परमाणु हथियार है उनका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भारत की है। और साथ ही परमाणु सहयोग के स्तर पर अगर हम बात करें तो 2005 में भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हो गया, और 2015 में भारत और जापान के बीच में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर के समझौता हो गया है। साथ ही भारत भी लगातार जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है ना, उसके भी साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि भारत की जो परमाणु ऊर्जा सुरक्षाएं हैं वो पूरी हो सकें। तो ये हमारी न्यूज़ हो गई। अब अगर हम बात करें PYQs की, तो 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA, है ना, IAEA की अभी हमने बात की। IAEA परमाणु ऊर्जा को लेकर के ये एक एजेंसी है, सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। इसका क्या कारण है। तो यहाँ क्या कहा गया है, कुछ यूरेनियम का उपयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। आप जानते हैं कि अभी तक थोरियम से परमाणु ऊर्जा बनाने की तकनीकी विकसित नहीं हुई थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। तो जो ये जानकारी सही है कि हम आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं, और कुछ स्तर पर घरेलू आपूर्ति भी हमें यूरेनियम की होती है।
साथ ही यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जाएगा कि कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। विदेशी उद्यमों द्वारा कोई भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो संचालित नहीं होता है, उसके सहयोग जरूर वहाँ पर हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा वो संचालित नहीं होते हैं। और कहा गया कि सरकारी स्वामित्व वाले भी होते हैं और निजी स्वामित्व वाले भी। आप जानते हैं कि अभी तक भारत में निजी स्वामित्व परमाणु ऊर्जा को लेकर के नहीं दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर अगर हम मेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो परमाणु ऊर्जा को लेकर के लगातार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में प्रश्न आया, 18 में भी आया है। तो 17 में जो प्रश्न आया है वो कह रहा है कि भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए, और भारत में तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम का क्या लाभ है, इसको बताइए। 15 अंक का ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखिए जरूर। साथ ही अगला जो प्रश्न है कि ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए, और नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों और भयों, है ना, उससे क्या चिंताएं हैं, उसकी विवेचना कीजिए। ये भी 2018 में प्रश्न आया है, ये भी 15 अंक का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जब भी कोई अपडेट्स आए उसको आपको जरूर तैयार करना चाहिए। चलिए, तो अब हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हम अपनी 5वीं न्यूज़ की बात करें, जो कि आज की आखिरी न्यूज़ है, उसमें आकाशीय बिजली के खतरे की बात की गई है। और ये क्यों की गई है, आकाशीय बिजली क्यों चर्चा में है, तो ये है कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने मेगा फ्लैश लाइटनिंग के रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है ना। ये एक विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें 2017 में यूएसए के अंतर्गत 829 किलोमीटर की एकल आकाशीय बिजली की चमक उत्पन्न हुई थी। यानी कि 829 किलोमीटर तक एक ही बिजली दिखी थी। देखो फोटो में भी दिख रहा है कि ये एक ही आकाशीय बिजली है ना, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और ये अमेरिका के पूर्वी टेक्सास से लेकर के और कंसास सिटी तक ये फैली हुई थी, लगभग 829 किलोमीटर की। अगर इसकी सैटेलाइट इमेज की बात की जाए तो ये इसकी सैटेलाइट इमेज है। इस इतने बड़े क्षेत्र में ये आकाशीय बिजली हुई थी, है ना। तो ये देख सकते हो कि इतने बड़े स्तर पर ये आकाशीय बिजली हुई थी 2017 में, और अब जाकर के आईएमओ ने इसे प्रमाणित किया है। ठीक है, तो ये आकाशीय बिजली हमारे GS3 के जो आपदा प्रबंधन है उससे संबंधित ये हमारी न्यूज़ है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आकाशीय बिजली कैसे होती है, कैसे वो बनती है। तो चलिए उसे हम जानते हैं कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो बादल हैं, है ना, बादल हैं, बादल जब बादलों के बीच में आपस में घर्षण होता है, या फिर जब बादल और जो हवा है, वायु के बीच घर्षण होता है, तो आप जैसे जानते हैं कि जब भी घर्षण होता है, जब भी आपने कई बार ये किया भी होगा कि किसी पेपर से आपने अपने सिर पर पेपर को रगड़ा होगा, तो वो फिर उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, आवेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो उसी तरीके से जब बादल आपस में उनमें घर्षण होता है, दो बादलों के बीच में हो, चाहे वो बादल और हवा के बीच में घर्षण हो, तो उससे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पन्न होता है तो वो जो पॉजिटिव आवेश है वो ऊपर चला जाता है और नेगेटिव आवेश जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो आप देखते होंगे कि बादलों के बीच में भी, आकाश में भी बिजली कड़कती हुई आपको दिखती होगी, बिजली की गर्जना आपको दिखती होगी। तो जब बादलों के बीच में ही वो जो इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत का संचार होता है, आवेशों के उत्पन्न होने के कारण, दो विपरीत आवेशों के उत्पन्न होने के कारण, तो ये होता है बादलों के बीच में। ठीक है, बादलों के बीच में भी ये हो सकती है। साथ ही बादल और जो पृथ्वी है उसके बीच में भी ये दो आवेशों के बीच में विद्युत का आदान प्रदान हो सकता है, विद्युत का संचरण हो सकता है, उससे ये लाइटनिंग इफेक्ट हम देखने को मिलता है। और साथ ही जब ये होता है तो क्योंकि ये बहुत ही तेज आवाज़ से होता है, तो आपने देखा होगा कि लाइटनिंग जब होती है या जब आकाशीय बिजली गिरती है तो वो दिख हमें पहले जाती है और वो होती बाद में है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि जो ध्वनि की गति है वो प्रकाशीय गति से कम होती है, और प्रकाशीय गति अभी तक सबसे ज़्यादा मापी गई है। ठीक है, अब वही उत्पत्ति को यहाँ पर बताया गया है कि आकाशीय बिजली वायुमंडल में बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश का निर्मुक्त होना है ना। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिसिटी ही होती है वो। और आकाशीय बिजली गर्जन करने वाले बादल के भीतर की दो विपरीत आवेशों के बीच, है ना, जो दो विपरीत आवेश बन जाते हैं, या तो दो बादलों के बीच में या फिर जमीन पर, बादल और जमीन के बीच में, यहाँ पर क्लाउड, एक तरीके से इंट्रा क्लाउड, जब दो बादलों के बीच में हो रहा हो, और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग उत्पन्न यहाँ पर हो सकती है। दो बादल के बीच में भी हो सकती है, साथ ही बादल और जमीन के बीच में भी लाइटनिंग हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जब ये आवेश बनता है तो ये वायु का जो तापरोधी गुण है ना, जो वायु का जो
इंसुलेटिंग गुण है उसको ये खंडित कर देता है। वायु का तापरोधी गुण क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी आप गर्मियों में अगर एक मोटी जैकेट पहनते हैं और अगर आप 3-4 पतली शर्ट पहन लेते हैं तो उसमें उन शर्ट्स में गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी, उसमें ठंड कम लगेगी, जबकि जैकेट में आपको ठंड लग सकती है। ऐसा क्यों होता है कि जो 2 लेयर्स होती हैं उनके बीच में वायु आ जाती है, तो जो वायु है वो एक तरीके से इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है, तो उससे क्या है कि ताप का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो यही गुण वायु का तापरोधी गुण कहलाता है। और जब 2 आवेश बन जाते हैं, है ना, यहाँ पर प्लस माइनस या माइनस प्लस इस तरीके से, तो क्या होता है कि इससे जो लाइटनिंग इफेक्ट है, लाइटनिंग उत्पन्न हो जाती है और जो यहाँ पर वायु है बीच में, इसका तापरोधी गुण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको और देना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, है ना, जिनसे बिजली जाती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे बिजली जा रही है ना, जो ये विद्युत का संचरण हो रहा है और यहाँ पर इस तरीके से गोल गोल कुछ लगा हुआ होता है और यहाँ से इन दोनों ऐसे सीधी लाइट नहीं जाती है, लाइट ऐसे जाती है, तार को ऐसे जोड़ा जाता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, वो इसलिए होता है कि जो यहाँ पर भी चार्ज बन रहा है, यहाँ पर भी चार्ज बन रहा है, तो लाइट जो है वो यहाँ पर सीधी ना चली जाए, जिससे कि फॉल्ट होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए जो बड़ी हाई वोल्टेज जो लाइन होती हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि लाइटनिंग कैसे उत्पन्न होती है। अब उनके प्रभावों की बात करें तो जब भी बिजली गिरती है तो बिजली गिरने से हवा, क्योंकि यहाँ पर आवेश है, ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है, तो हवा तेज हो जाएगी और इससे हवा तेज होगी तो वो फैलती है, जिससे कि तीव्र गर्जना होती है। अचानक से हवा फैलती है, उससे तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी को जो है तूफान को थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो वहाँ की जो वायु है वो गर्म होगी, गर्म होकर के वो तेज़ी से दूर जाएगी तो वो आवाज़ उत्पन्न करेगी और उससे एक तूफान उत्पन्न होगा। इसी को थंडरस्टॉर्म यहाँ पर कहा जाता है। अब इसके कारणों की बात करें कि कारण क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा कि अगर तापमान में वृद्धि होगी तो जो वायु है, वायु अनस्टेबल हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता कम हो जाएगी, वायु तेजी से गति करेगी। जब वो तेजी से गति करेगी तो जो बादल है वो बादलों के साथ भी घर्षण करेगी और वो बादलों को डिस्प्लेस भी करेगी, तो इससे 2 बादलों के बीच में भी घर्षण होगा। तो इसलिए बताया गया है यहाँ पर कि अगर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो बिजली गिरने की घटनाओं में 7 से 18% की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यहाँ से वायु तेज जब जाएगी, जब वायु गर्मी के कारण या तापमान बढ़ने के कारण जब वायु का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उससे घर्षण होगा, तो घर्षण के कारण जो है फिर बिजली उत्पन्न हो सकती है। साथ ही कहा गया है कि प्रदूषण यानी कि एरोसोल में वृद्धि के इस तरह वृद्धि होने से, एरोसोल में वृद्धि होने का क्या मतलब है कि जो छोटे छोटे कण हैं वो अगर वायु के साथ में जाएंगे तो वो जो छोटे छोटे कण हैं उनसे घर्षण और तेज हो सकता है। जब घर्षण होगा तो आवेश बनेगा, आवेश से फिर बिजली उत्पन्न होगी। ठीक है, उसी तरीके से शहरीकरण की वजह से क्या होता है कि तापमान में भी वृद्धि होती है और शहरीकरण की वजह से प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। इससे भी जो है इसका उत्पन्न बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में IMD और CROPC ये दोनों बताते हैं कि 2019 से 2025-24 के बीच में 57% की वृद्धि हुई है। ये डेटा आप याद रख सकते हैं, कभी भी आपको लिखने की आवश्यकता पड़े तो ये डेटा आपको जरूर लिखना चाहिए। साथ ही अगर खतरों की बात करें इसकी, तो सबसे पहले अगर किसी इमारत पर अगर आपने कभी देखा हो, आपके आसपास ऐसी घटना हुई भी हो, तो आपने देखा होगा कि कई बार चलती हुई गाड़ियों के ऊपर, इमारतों के ऊपर जब बिजली गिरती है तो अगर उसमें तड़ित चालक नहीं लगा हुआ है तो वो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी कर सकती है। अगर वो किसी ह्यूमन के टच में, किसी मानव के टच में भी आती है तो उसको भी वो नुकसान पहुँचा सकती है। तो इमारतों में बिजली गिरने से आग और विस्फोट की घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही वृक्षों का टूटना, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष जब अक्सर ये बारिश के समय या जब बादल ज़्यादा होते हैं तो बारिश भी होती है, तो बारिश के साथ अगर बिजली गिरती है तो वृक्ष जो है यहाँ पर टूट सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जान माल का, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटनाएं होंगी तो जान माल का नुकसान होने की संभावनाएं भी यहाँ पर रहेंगी। तो एक प्रकार से ये आपदा है। अब इसको कम करने के लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो ये 2 स्तरों पर है। एक तो NDMA द्वारा किया गया है और एक जो भारत का IMD है उसके द्वारा किया गया है। तो NDMA है, NDMA 2 स्तरीय अप्रोच की बात करता है। 2 स्तरीय अप्रोच क्या है?
एक तो जो वैज्ञानिक समाधान है, यानी कि जो तड़ित चालक लगाना है कि किस तरीके से अगर लाइट गिरती भी है घर के ऊपर तो वो लाइट जो है वो उस तड़ित चालक के माध्यम से जमीन के अंदर प्रवेश कर जाए और किसी भी तरह का वो नुकसान ना तो बिल्डिंग को पहुंचाए ना ही वो किसी मानव को पहुंचाए। ये वैज्ञानिक समाधान हो गया। समुदायों के साथ इसका क्रियान्वयन कि आम लोगों के बीच में इसकी जागरूकता बढ़नी चाहिए कि अब अपने घरों के ऊपर तड़ित चालकों को लगाया जाना चाहिए। साथ ही जलवायु कार्रवाइयों के जरिए घटनाओं को कम करना, कि जो क्लाइमेट एक्शंस हैं कि जो शहरीकरण से के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उन सब घटनाओं को भी उसका भी समाधान करते हुए इसे कम करना चाहिए। आकाशीय बिजली और थंडरस्टॉर्म से बचाव के लिए कार्य योजना बनाई गई है 2019 में। उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो उससे एक तो पहले प्रिवेंशन की किस तरीके उसका बचाव हो सकता है और अगर वो गिर जाती है तो उसका कैसे प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसकी कार्य योजना 2019 में आई थी, वो है। साथ ही सचेत मोबाइल एप्लीकेशन है और आकाशीय बिजली की प्रारंभिक चेतावनी से संबंधित प्रोटोकॉल भी यहाँ पर एनडीएमए द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अगर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो ये 3 मोड्स में आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी करता है। पहला मोड है कि 5 दिन से 24 घंटे तक लाइटनिंग आउटलुक जारी करता है। साथ ही तत्काल पूर्वानुमान के लिए नाउकास्ट और अगर मोबाइल ऐप यानी कि तुरंत अगर उन्हें इंफॉर्मेशन देनी है तो दामिनी मोबाइल ऐप के माध्यम से ये देते हैं। इसके अलावा 3 आकाशीय बिजली पहचान नेटवर्क बनाए गए हैं आईएमडी द्वारा और डॉपलर वेदर इफेक्ट का जो नेटवर्क है वो भी बनाया गया है। डॉपलर वेदर इफेक्ट क्या होता है कि डॉपलर ये जो रडार्स होते हैं डॉपलर वेदर रडार्स, ये डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी सोर्स से वेव जब निकलती है, तरंगे जब निकलती हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। और उसका अध्ययन करके डॉपलर वेदर रडार्स वो काम करते हैं कि जब जो बिजली जब गिरती है तो उस समय वो बिजली एक तरंग के रूप में आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ में क्या परिवर्तन हो रहा है उससे पहले ये डिटेक्ट कर सकते हैं और उससे पूर्वानुमान या पूर्व चेतावनी जारी आईएमडी द्वारा कर दी जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें PYQs की तो 2013 में जो बिजली गिरने की या तड़ित झंझा है इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है कि तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित यानी कि बिजली किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है। तो पहला है कि आकाश में कपाशी वर्षी मेघों के मिलने से। अगर 2 बादल आपस में मिलते हैं, मिलने से नहीं होती है, जबकि आपस में टकराने से यानी कि उनके आपस में घर्षण होने से उत्पन्न होती है। दूसरा है कि तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। अगर वर्षा मेघ अलग हो रहे हैं, घर्षण यहाँ पर भी नहीं हो रहा है तो उससे भी नहीं होगी। साथ ही हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। जब हवा और जल के कण ऊपर की ओर तीव्र चलते हैं यानी कि जब बारिश के साथ में तेज हवा होती है तो उससे ओले बनते हैं, ओले गिरते हैं, उससे तड़ित झंझा या फिर थंडरस्टॉर्म नहीं आता है। तो यहाँ पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, वो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। तो हमने आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर उनकी चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं अपनी अन्य सुर्खियों को। चलिए अब आज की जो अन्य सुर्खियां हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले सूडान को लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वहाँ के जो शरणार्थी शिविर हैं वहाँ पर सबसे भीषण मानवीय संकट उत्पन्न होने की चेतावनी उन्होंने दी है। जो सूडान के शरणार्थी शिविर जो चर्चा में रहे हैं, एक जमजम शिविर है और एक है अबू शोक शिविर, है ना। ये शिविर कहाँ, इनकी अवस्थिति क्या है? ये जो सूडान है, सूडान के उत्तरी दरफोर शहर में है और इसकी जो राजधानी है लगभग यहाँ पर जो इसकी अल फाशर इसकी राजधानी है वहाँ पर ये दोनों शिविर अवस्थित हैं। अगर सूडान के अंतर्गत अगर हम शरणार्थियों की समस्या को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। लीबिया में लगभग 2,82,000, चाड में लगभग 7,80,000 और साउथ सूडान में तो लगभग 11 लाख के आसपास शरणार्थी यहाँ पर जा चुके हैं और लगभग 15 लाख जो शरणार्थी हैं वो इजिप्ट में जाने की संभावना यहाँ पर बताई गई। ये जो क्रॉस पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए ये सारे के सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ से होकर के शरणार्थी सूडान को छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि सूडान में सिविल वॉर चल रहा है। जो वहाँ की एक RSF सेना है वो और जो वहाँ की खुद की सेना है सूडान की, उनके बीच में सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की शरणार्थी समस्या उत्पन्न यहाँ पर हो रही है।
ठीक है, तो ये सूडान चर्चा में रहा। अब अगर हम अपनी अगली न्यूज़ को देखें तो अगली न्यूज़ जो हमारी है वो है ESOP से संबंधित, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। कि जो एम्प्लॉय है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपने शेयर खरीदने का विकल्प देती है। एक तरीके से ये हित लाभ योजना है, ठीक है। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को एक तय अवधि तक कंपनी में कार्यरत रहना होता है, और अगर वो शेयर उसके बाद खरीदने का उसे विकल्प दिया जाता है। अगर वो उन शेयरों को खरीदता है तो खरीदने के बाद वो इन्हें शेयर मार्केट में बेच भी सकता है, लेकिन ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, है ना। अगर कर्मचारी चाहे तो इसे इसके माध्यम से शेयर खरीद सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो नहीं भी खरीद सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो कर्मचारी हैं उनको पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना, क्योंकि अगर कर्मचारी का अगर ओनरशिप हो जाता है ना, अगर वो शेयर खरीद लेता है कंपनी का, तो वो उसे भी कंपनी के स्वामी जैसा लगेगा, और इससे वो उस कंपनी का शेयर धारक होने के नाते और बेहतर तरीके से काम वो कर पाएगा। साथ ही ये कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग करती हैं। अगर इसके रेगुलेशन की बात करें हम, तो इसका रेगुलेशन जो है, एक्सचेंज में सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उनके लिए तो सेबी इसके लिए नियम बनाती है, और अगर गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं तो उसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, और इस पर जो कर लगता है वो आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसका विनियमन किया जाता है। ठीक है, अब अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीति समिति चर्चा में रही। मौद्रिक नीति समिति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगातार ये समिति जो है वो चर्चा करती है। अब इस समिति के बारे में जानते हैं कि अगस्त 2025 में रेपो दर को 5.5% ही रखा गया है, और अपने नीतिगत रुख को न्यूट्रल बनाए रखा है ना। जो पहले जो दर थी वही दर अभी रखी गई है। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो संरचना है वो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के तहत इसे बनाया गया है। 2016 में इसे गठित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है, मैंने बताया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना। अगर सदस्य संख्या की बात करें तो कुल 6 सदस्य हैं, जिसमें से 3 RBI से होंगे और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे, मनोनीत होंगे। इनकी जो बैठक है, बैठक का कोरम भी निर्धारित है कि कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। साथ ही जो अध्यक्ष है वो RBI का जो गवर्नर है वो इसका पदेन अध्यक्ष होगा। इसकी जो बैठकें हैं 1 वर्ष में कम से कम 4 बार इन्हें मिलना होगा। इसलिए आप देखते हैं कि हर 3 महीने बाद जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी रिकमेंडेशंस आती हैं, हर तिमाही के बाद ये आती हैं। और निर्णय हेतु जो मतदान प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये है कि सबके पास एक मत होता है, और वो किसी भी विषय पर पक्ष या विपक्ष में मतदान कर सकते हैं, और अगर मत समान होंगे तो फिर गवर्नर अपना निर्णायक मत यहाँ पर देगा। ठीक है, तो ये मौद्रिक नीति समिति है। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो एनवायरमेंटल DNA भी चर्चा में रहा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एनवायरमेंट में पाए जाने वाले DNA से संबंधित ये न्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने अब जैव विविधता संरक्षण के लिए एनवायरमेंटल DNA का वो उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि DNA क्या होता है। DNA जो होता है उसके अंतर्गत हमारी जो आनुवंशिकी जो संरचना होती है, जो हमारे जीन होते हैं, वो हमारी आनुवंशिकी को लेकर के नियम लेकर के वो चलते हैं, आनुवंशिक गुणों को लेकर के चलते हैं। तो ये वंशानुगत जानकारी को संग्रहित करता है और अगली पीढ़ी तक इसका संचारित करता है। अब एनवायरमेंटल DNA का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार की आनुवंशिक सामग्री है जो जीव अपने पर्यावरण में छोड़ता है ना। चाहे वो अपने एक्सीटा के माध्यम से हो, मल के माध्यम से हो, या फिर वो चाहे अपने किसी कोशिका या ऊतक के गिरने से हो, उसके किसी अंग से वो गिर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सामग्री उत्सर्जित वो जीव करता है। इस तकनीकी का उपयोग है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनके अस्तित्व की कौन कौन सी, मान लीजिए जो एनवायरमेंटल DNA वहाँ से लिया गया, तो अब चाहे उस प्रजाति को देखा नहीं हो, लेकिन उस DNA के माध्यम से ये पहचान की जा सकती है कि इस एनवायरमेंट में ये प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, उनके वितरण का कि किस संख्या में पाई जाती है, और साथ ही जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर नज़र बनाने में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगर इनके महत्व की बात करें तो क्योंकि ये जैसे जो टाइगर काउंटिंग होती है तो वो टाइगर फुटप्रिंट के माध्यम से होती है, टाइगर की ट्रैकिंग के माध्यम से होती है, तो कहीं ना कहीं उनके जो पारिस्थितिकी है उसमें हम
हस्तक्षेप कर रहे हैं उसमें जाकर के वहां पर करना होता है, जबकि ये एक प्रकार की नॉन इन्वेसिव तकनीकी है कि वहां पर किसी मानव का हस्तक्षेप वहां पर नहीं हो रहा है, जो उनका जो प्राकृतिक पर्यावास है प्रजातियों का उसमें। साथ ही ये जीव संवेदनशील है कि ये किसी जीव को परेशान नहीं करती। उसने जो अपने आनुवंशिक सामग्री या फिर उसने अपना जो भी, चाहे उसके बाल गिरे हों, चाहे उसका एक्सक्रीटा हो, चाहे उसका टॉयलेट हो, उन सब से इसका उपयोग ये एनवायरमेंटल डीएनए उठा करके और उससे उसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। और यहां पर यह भी कहा है कि ये पारंपरिक जो जैव निगरानी पद्धतियां हैं उसकी तुलना में तेजी से और कम लागत में ये परिणाम दे सकती हैं। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल डीएनए है। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारी गृह रेटिंग, है ना। गृह रेटिंग है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि घरों के निर्माण के संदर्भ में ये रेटिंग है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन को देश को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि गृही 4 ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। अब ये क्या है, जो गृही क्या है? गृही का जो मतलब है वो है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, कि जो घर बन रहे हैं या फिर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कितनी ज़्यादा पर्यावरण के अनुरूप हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का रेटिंग टूल है जो लोगों के उनके भवन के प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्वीकार्य मानकों के आधार पर परखने में सहायता ये करता है। और इसकी जो TERI द्वारा इसको विकसित किया गया है और 2007 से ये राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में ये अपनाया गया है। ठीक है, अब इसकी हम बात करें, जो कर्तव्य भवन है उसकी हम बात करें तो कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही हिस्सा है, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का ही ये एक हिस्सा है कर्तव्य भवन। ठीक है, तो ये आपके लिए गृही जो है, इसको आप एग्जाम में जब भी आप जो अवसंरचना के निर्माण से संदर्भ में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो गृही रेटिंग का आप उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो है अगली न्यूज़ है वो है ओपन वेट रीजनिंग मॉडल से संबंधित, जो कि AI से संबंधित है। जो ओपन AI है, चैट GPT जिसका एक प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ भी कर रहे होंगे, कि ओपन AI ने 2 ओपन वेट लैंग्वेज मॉडल्स जारी किए हैं। तो सबसे पहले आपने ओपन सोर्स तो अक्सर सुना होगा कि जो भी कोई सॉफ्टवेयर या टूल है वो ओपन सोर्स हो, कि उसके अंतर्गत जो डेटा एनालिसिस किया जा रहा है उसकी जो कोडिंग है वो ओपन हो। लेकिन ओपन वेट क्या होता है? तो ओपन वेट जो होता है, यहाँ पर जो वेट होता है, तो जो सॉफ्टवेयर है या जो भी कोई AI का मॉडल है, वो जिस डेटा का उपयोग करके, वो डेटा एनालिसिस करके, डेटा का उपयोग करके एक आउटपुट देता है, उसका परिणाम देता है, तो वो जो आउटपुट होता है उसे वेट कहा जाता है। ठीक है, अब ओपन वेट से मतलब क्या है कि जो वो आउटपुट दिया है उस आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसे लैपटॉप के अनुकूल बनाया गया है ना। ओपन AI ने इसे लैपटॉप के अनुकूल बनाया है, जो कि एडवांस रीजनिंग में उत्कृष्ट है ना। एडवांस रीजनिंग का यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है और लैपटॉप में इसका उपयोग किया जा सकता है। लैपटॉप के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अब तक जो लैंग्वेज मॉडल्स बन रहे थे या जो AI मॉडल्स बन रहे थे, उसके लिए सुपर कंप्यूटर या फिर एडवांस लेवल के कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल लैपटॉप है उसके अनुकूल इसे बनाया गया है, ताकि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन करके उसे ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो ये क्या है कि ओपन वेट रीजनिंग मॉडल्स का आशय ऐसे मॉडल से है जिन्हें केवल पहले से प्रशिक्षित वेट्स या पैरामीटर्स को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, कि ये जो वेट्स हैं, ये वेट्स ओपन वेट्स हैं और इसको अपने अनुसार यहाँ पर यूज किया जा सकता है, कि जो पहले से आउटपुट आया हुआ है, जो पहले से उसे प्रशिक्षित किया गया है जो इस सॉफ्टवेयर को, उसको अपने अनुसार यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, ताकि उपयोगकर्ता इन्हें अपने उद्देश्यों के अनुरूप इन्फेरेंस यानी कि निर्णय प्रक्रिया की किस तरह का परिणाम आप चाहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक AI मॉडल डेवलप हो रहा है जिसमें कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने की उसको ट्रेनिंग दी हुई है। तो उसमें क्या होगा कि जो ओपन वेट्स हैं, अब एक तो ये हुआ कि ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के, उस पूरे के पूरे जो ऐप है उसको जो डेवलपर है उसने सबके लिए अवेलेबल करा दिया कि इसको इस तरीके से मैंने प्रशिक्षित किया है, ये डेटा मैंने यूज़ किया है।
लेकिन ओपन वेट में ये डेटा सब कुछ नहीं दिया जाता है। उसमें सिर्फ जो उस मॉडल ने या उस एआई टूल ने जो सीख लिया है उसको बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना उसे आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकता है, इंग्लिश टू हिंदी वो ट्रांसलेट कर सकता है। अब उसमें किस तरह के परिणाम आपको चाहिए, हिंदी में किस तरह की भाषा आपको चाहिए, आपको सरल भाषा चाहिए, आपको क्लिष्ट भाषा चाहिए, इस तरह का चेंज जो है वो ओपन वेट्स के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ओपन वेट्स हो गया, इसकी फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है। ठीक है, ओपन सोर्स मॉडल, ये ओपन सोर्स मॉडल्स के विपरीत है। ओपन सोर्स में मैंने बताया ना कि वहां पर सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाता है, जैसे ट्रेनिंग कोड, मूल डेटाबेस, मॉडल आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी दी जाती है, साथ ही किस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी गई है वो सब कुछ ओपन सोर्स में दिया जाता है। लेकिन ओपन वेट में वो सब कुछ जानकारी नहीं दी जाती है। उसमें जो आपका ट्रेंड मॉड्यूल है, ट्रेंड जो आपका टूल है वो आपको दिया जाता है और उसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, कैसे उसे डेवलप किया गया है, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या है, इसका महत्व है कि मॉडल विकेंद्रीकृत एआई उपयोग को ये बढ़ावा देता है ना, कि एआई का अपनी एक हुआ कि भाई जो आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो उसको वो एक तरीके से ही काम कर रहा है, लेकिन अगर वो आपके अनुसार उसको अगर करना शुरू कर दे, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उसे करे, तो एक तरीके से ये मॉडल विकेंद्रीकृत एआई का उपयोग को बढ़ावा देता है ना, क्योंकि लोग इसे लोकल रूप से चला सकते हैं। इससे गोपनीयता, लचीलापन और पहुंच में इससे वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं अगला भी जो भारत जेन है, ये भी भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा एआई है ना। यहाँ पर कहा भी गया है कि भारत जेन जनरेटिव एआई फॉर भारत बाय भारत, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया एआई टूल। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या चर्चा में है कि केंद्र सरकार के अनुसार भारत जेन एआई पहल 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को कवर करेगी। ठीक है, वर्तमान में ये सिर्फ 9 भाषाओं में कार्यरत है। अब एआई क्या है, जो भारत जेन एआई है वो क्या है कि ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यानी कि इसमें विभिन्न जो लैंग्वेजेस हैं या भाषाएं हैं उनका उपयोग किया जाता है, और ये भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और विजन लैंग्वेज सिस्टम आदि को तैयार कर सकता है ना, कि भारतीय भाषाओं के अनुरूप इसे तैयार किया गया है, ताकि अगर इसका डेटा बाहर से होता, अगर मान लीजिए ये कोई दूसरी कंपनी या विदेशी कंपनी अगर इसे डेवलप करती, भारत के बाहर अगर इसे डेवलप किया जाता, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के अनुरूप उसके जवाब नहीं होते, उसके अनुरूप हम जो चाहते थे उस तरह के जवाब उससे नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो जबकि ये भारत के द्वारा भारत के लिए डेवलप किया गया है, तो इसमें हमारी संस्कृति, हमारे समाज को एक तरीके से ये उसे परिलक्षित करता है। अगर इसके कार्यान्वयन की बात करें तो इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन को के तहत कार्यान्वित किया गया है। ये मिशन क्या है, ये मिशन क्या करता है कि जो साइबर है ना, जो साइबर स्पेस है, साइबर जो संबंधित और फिजिकल सिस्टम, साइबर सिस्टम और फिजिकल सिस्टम दोनों के बीच में अंत्यक्रिया करते हुए इन दोनों के साथ को मिलाकर के किस तरीके से भारत के विकास के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, उसके संदर्भ में ये मिशन है ना, इसके तहत ये कार्यान्वित किया गया है। और अभी इसका नेतृत्व आईआईटी बॉम्बे कर रही है। आईआईटी बॉम्बे का इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ ईज ऑफ लिविंग, इसके लिए उसका जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है वो इसका नेतृत्व कर रहा है। यानी कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा इस भारत जेन का नेतृत्व किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर अगली न्यूज़ पर हम आए तो वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, है ना, STPI। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है अलग अलग भारत के शहरों में बनाए गए हैं, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी है कि 85% से अधिक STPIs Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्थापित किए गए हैं, और उन्होंने गैर मेट्रो शहरों में 2.98 लाख से अधिक नौकरियों का योगदान दिया है। यानी कि जो Tier 2 और Tier 3 शहरों में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं वो नौकरियों में ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अब जो STPI है वो क्या है, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी की गई थी, है ना। ये आप अक्सर जो भी, चाहे वो कोई योजना हो, चाहे वो कोई विभाग हो, क्योंकि अब UPSC और डीप में जाकर क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको उनके मंत्रालयों की जानकारी आपको होनी चाहिए जो भी न्यूज़ में रहते हैं।
ठीक है। तो अब ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो भूमिका है वो क्या है कि आईटी सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देना, उसमें इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों और जो आईपीआर है उसको सबको समग्र रूप से बढ़ावा देना इस एसटीपीआई का उद्देश्य है। अगर इसके विजन की बात करें तो ये राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति के अनुरूप इसको बनाना इसका विजन है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति क्या है कि भारत सर्विस सेक्टर में अच्छा कर ही रहा है, तो भारत सॉफ्टवेयर में भी अग्रणी भूमिका निभाए और उस वैश्विक रूप से उसकी भूमिका बढ़े, उस संदर्भ में ये डेवलपमेंट ये एसटीपीआई काम करता है और ये नीति काम करती है, सॉफ्टवेयर उद्योग नीति। ठीक है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो वही इसके उद्देश्य हैं कि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना और सॉफ्टवेयर अनुकूल वातावरण बना करके एमएसएमईज को बढ़ावा देना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजनाओं को लागू करके निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करना। मतलब एक तरीके से ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर उद्योग है उसको बढ़ावा देने का कार्य ये एसटीपीआईज करते हैं और ये अलग अलग जगह पर अपने पार्क्स बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सुर्खियों में रहा स्थल हमारा क्या था। तो फ्रांस हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो ये चर्चा में क्यों रहा कि फ्रांस में तीव्र पवनें, शुष्क वनस्पति और गर्म मौसम के कारण दक्षिणी फ्रांस में भीषण वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। ठीक है। तो इसलिए फ्रांस चर्चा में रहा। अब अगर फ्रांस की भौगोलिक अवस्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है ना। ये यूरोप है और यूरोप के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है फ्रांस। अटलांटिक महासागर और दक्षिण में, उत्तर में अटलांटिक महासागर, ये उत्तर में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में ये भूमध्य सागर यहाँ से गिरा हुआ है। इसके पश्चिम में यहाँ पर ये बिस्के की खाड़ी है ना, यहाँ पर ये बिस्के की खाड़ी है, ये बिस्के की खाड़ी है और उत्तर पश्चिम में ये इंग्लिश चैनल है ना, ये इंग्लिश चैनल है। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करने वाला ये डोवर जल संधि है ना, डोवर जल डमरू मध्य या डोवर स्ट्रेट इसको कहते हैं। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग, मोनाको, एंडोरा इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है। इससे इसकी सीमा लगती है। अब अगर हम इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, लोयर नदी है, ये जाकर के अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये बिस्की खाड़ी है उसमें गिरती है। इसकी जो सीन नदी है ये बह करके यहाँ पर इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है। दोनों का ये उद्गम फ्रांस से होता है। साथ में यहाँ पर ये आल्प्स पर्वत है, इसके दक्षिण में फ्रांस में के दक्षिण में आल्प्स पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज ये पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। ठीक है। और ये द जूरा पर्वत इसके पश्चिम में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड की बाउंड्री से यहाँ पर ये लगे हुए हैं, आल्प्स के उत्तर में ये है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की जो हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे है ना, उन क्वेश्चंस को आप कीजिए। आपका जो कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल डीएनए से संबंधित है, मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है, साथ ही जो निःशस्त्रीकरण है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपसे लगभग 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आप सभी को आराम से रोक करके पढ़िए और फिर उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो और बेहतर होगी। साथ ही जो मेंस के क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिखाए थे उनका भी आंसर लिख के, उसकी रूपरेखा लिख करके कमेंट में उसे जरूर लिखिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम अगले न्यूज़ टुडे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।